ड्रामे की शुरुआत नैन्सी से होती है, जो कि एक अनजान पर्सन को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले आती है, जहां डॉक्टर बताती हैं कि पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ हमारे ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं है। नैन्सी कहती कि इनसे मेरा ब्लड मैच करता है, तो क्या मैं इन्हें ब्लड दे सकती हूँ। नर्स उसे फौरन से अपने साथ ले जाती है। नैन्सी जैसे ही ब्लड देकर के बाहर आती है तो उसके पास उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि तुम्हारे फादर अपनी नई मिस्ट्रेस के साथ में मिलकर के मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये सुन करके तो नैन्सी भागती हुई अपने घर चली जाती है। तभी उस हॉस्पिटल में जिहान की गार्ड्स के साथ में उसके असिस्टेंट की एंट्री होती है, जो कि डॉक्टर से कहता है कि आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे सर्जन हैं, अब हमारी उम्मीद आप पर ही टिकी है। थोड़ी देर में जिहान होश में आता है, जो कि शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी है, जिसे नैन्सी अभी अभी अपना ब्लड देकर के गई थी। असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आपको मारने के लिए साजिश के तहत ये सब किया गया था, पर आप चिंता मत करिए, हमने इसके पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया है और इसे जेल पहुंचा कर के पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। जिहान सबसे पहले पूछता है कि वो कौन था जिसने मेरी जान बचाई है, तो असिस्टेंट बताता है कि जिसने आपको बचाया है उस लड़की का नाम नैन्सी है। ना उसने केवल आपको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया, बल्कि उन्होंने आपको अपना ब्लड भी दिया है, वरना आज आपका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता। असिस्टेंट कहता है कि क्या मैं उस लड़की को यहाँ पर लेकर के आऊँ, तो जिहान कहता है कि बस तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं खुद जाकर के इतने बड़े एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नैन्सी की मदर उसके फादर से कहती है कि मैंने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करके आपके साथ में इतनी बड़ी बिजनेस को खड़ा किया और आज आप इस मिस्ट्रेस के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। उनकी मिस्ट्रेस कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ये सब हमारा प्लान था, इन्होंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मुझे गरीबी ना झेलनी पड़े। हमारी तो एक बेटी भी है, जब इनके पास में पैसा और पावर दोनों आ गया तब वो तुम्हारी जैसी बदसूरत और बूढ़ी औरत के साथ में क्यों रहेंगे। ये सुन करके तो नैन्सी की मदर उन पर हाथ उठा देती हैं, पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी लवर पर हाथ उठाने की। तभी वहाँ पर नैन्सी भी आ जाती है, जिससे उसके फादर कहते हैं कि अच्छा हुआ जो तुम भी यहाँ पर आ गई, आज मैं तुम्हारी मदर को डिवोर्स दे रहा हूँ और तुम दोनों माँ बेटी से सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से बाहर निकल जाओ। उसकी मदर ऐसी बेवफाई देख करके पागल हो जाती हैं, जिस पर उनके हस्बैंड उससे कहते हैं कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, एक अंधा बेटा जिसका मैं इतने सालों से इलाज करवा रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ की वेस्ट हो। इतना कह करके वो अपने गार्ड से कह करके उन दोनों को घर से बाहर फेंकवा देते हैं। नैन्सी की मदर इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वहीं पर बेहोश हो जाती हैं, जिन्हें नैन्सी फौरन से लेकर के हॉस्पिटल भागती है। उसी वक्त जिहान भी नैन्सी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है, पर घर पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। तो जिहान बाहर खड़ी लेडी से उनके बारे में पूछता है, तो वो लेडी जिहान को सब कुछ बता देती हैं कि कैसे उसके फादर ने अपनी मिस्ट्रेस और अपनी नाजायज बेटी के चक्कर में आकर के माँ और बेटी दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया। ये सब सुन करके जिहान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस सिटी में जितने भी हॉस्पिटल हैं उन्हें चेक करवाओ ताकि नैन्सी मुझे जल्दी से मिल जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर नैन्सी को बताती है कि आपकी मदर को अटैक आया है, जल्दी उनकी हार्ट की सर्जरी नहीं करवाई गई तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। आप सर्जरी के लिए 1 मिलियन का अमाउंट काउंटर पे जमा करवा दीजिए। नैन्सी अपनी मदर से मिलने के लिए अंदर जाती है, तो उसकी मदर उससे कहती है कि डॉक्टर ने क्या कहा है मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी। नैन्सी कहती है कि आप इसकी चिंता मत करिए, तो उसकी मदर कहती है कि बेटा अब तुम्हारी माँ की जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, बस अब मेरी एक ही चाहत है कि तुम अपना घर बसा लो, जल्दी से शादी कर लो। मैंने तो एक गलत इंसान से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर तुम एक अच्छे इंसान से शादी करना। तो नैन्सी कहती कि मैं आपका इलाज भी करवाऊंगी और आपकी इच्छा भी पूरी करूंगी। दूसरी तरफ जिहान का असिस्टेंट जिहान से कहता है कि नैन्सी और उसकी मदर इस हॉस्पिटल में आए तो जरूर थे, पर नैन्सी के पास में उसकी मदर की सर्जरी के लिए 1 मिलियन नहीं थे, इसीलिए वो लोग इस हॉस्पिटल से चले गए। अब जिहान के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अगर तुम पिछले 3 दिन के अंदर उन्हें नहीं ढूंढ पाते हो तो अपना इस्तीफा देकर के यहाँ से अफ्रीका ट्रांसफर करवा लेना। दूसरी तरफ नैन्सी के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए वो एक ब्लाइंड डेट पर चली जाती है ताकि उसे शादी के बदले कुछ पैसे मिल जाए जिससे वो अपनी मदर का इलाज करवा सके। नैन्सी उस आदमी से कहती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे रिवाज के अनुसार गिफ्ट में पूरी 1 मिलियन चाहिए। ये सुन करके तो वो आदमी भड़क जाता है और नैन्सी को जलील करने लगता है। वहीं पर बैठे लोग भी नैन्सी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। इसे तो लिन परिवार से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया है, जिसके बाद में लड़की पैसों की तलाश में इधर उधर मुंह मारते फिर रही है। ये सब सुन करके वो मोटा ठरकी इंसान नैन्सी से कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात के लिए सो जाओ, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, इसमें शादी करने की क्या जरूरत है। इतना कह करके वो उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। नैन्सी उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दूंगी। पुलिस का नाम सुन करके तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इतना कम नहीं था कि वहाँ पर उसकी सौतीली बहन वेन भी पहुँच जाती है और उसे जलील करते हुए जानबूझ करके गिर जाती है
और लोगों की सिंपैथी पा करके नैन्सी को गलत साबित करके उस रेस्टोरेंट से बाहर फेंकवा देती है। ये सारी चीजें जिहान भी मॉनिटर पर देख रहा होता है। उसके तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस आदमी की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दो ताकि ये सड़कों पर भीख मांगता फिरे। इसके अलावा दुनिया की सबसे अच्छी शादी ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी को ढूंढ करके मेरी शादी की तैयारी करो। ये सुन करके तो असिस्टेंट को सदमा ही लग जाता है और वो उससे कहता है कि क्या आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। जिहान कहता है कि हाँ, जिस पर असिस्टेंट सोचने लगता है कि मुझे तो लगता था कि सर एक बंजर पेड़ है जिसपे गुलाब का फूल खिलना तो असंभव है, पर आज तो गजब ही हो गया। इधर वैन नैन्सी के भाई को अपने गुंडों से बहुत ही ज्यादा पिटवाती है और नैन्सी से कहती है कि फादर ने तुम्हारे इस अंधे भाई के इलाज का फीस रोक दिया है, साथ ही इसे स्कूल से भी बाहर फिकवा दिया है। अब दोनों ही जाकर के सड़कों पर भीख मांगो। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नैन्सी अपने भाई को सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसके फादर ने उन्हें घर से बेघर कर दिया है। उसका भाई कहता है कि अब माँ का इलाज कैसे होगा, मैं भी लाचार हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। नैन्सी उसे समझाती है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी जितनी सैलरी है उसमें तुम्हारा फीस और इलाज दोनों में कमी नहीं आएगी। तभी उसके पास में हॉस्पिटल से कॉल आती है जो बताती है कि आपकी मदर की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। अगर जल्दी उनकी सर्जरी नहीं कराई गई तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर के नैन्सी अपने सारे जान पहचान वालों से पैसों की मदद मांगने लगती है, पर कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए वो भागती हुई अपने फादर के घर जाती है जहाँ वो अपने माँ के इलाज के पैसे मांगती है। जिस पर वैन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पर आने की, अब तुम्हारा हमारे परिवार के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। नैन्सी कहती है कि अगर मेरे फादर मेरी माँ को तलाक देते भी हैं तो उन्हें आधी संपत्ति मेरी माँ को देनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मदर आकर के नैन्सी से कहती है कि कैसी संपत्ति, तुम्हारे फादर ने बड़ी चालाकी से तुम्हारी माँ से 20 साल पहले इन पेपर्स पर साइन करवा लिया था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारी माँ का लिन परिवार की किसी भी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं है। तुम्हारी माँ तो एक बहुत ही बड़ी मूर्ख औरत थी जो बिना देखे इतनी आसानी से इन पेपर्स पर साइन कर दिया था। ये सुनकर के तो नैन्सी फायर हो जाती है। तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और नैन्सी को एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें घुटनों पर बैठ करके मेरी मिस्ट्रेस से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये सुनकर के तो नैन्सी फौरन से घुटनों पर बैठ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है जिस पर वैन कहती है कि बारिश रुकने तक अगर तुम यहाँ से हिल भी गई तो अपने माँ के इलाज के बारे में भूल जाना। इतना कह करके वो भी वहाँ से चली जाती है। नैन्सी बेचारी भरी बारिश में नील डाउन होकर के बैठी रह जाती है। तभी वहाँ पर जिहान भी नैन्सी को ढूंढते हुए पहुँच जाता है और नैन्सी को एक नज़र में देखते ही वो देखता ही रह जाता है, पर तब तक नैन्सी बेहोश हो जाती है। जिहान उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि नैन्सी का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, उसे अच्छे डाइट और देखभाल की जरूरत है। तभी नैन्सी चौंक करके उठ जाती है, पर जिहान को सामने पा करके वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये है कौन। जिहान उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, ध्यान से देखो मैं वही इंसान हूँ जिसे तुमने एक हफ्ते पहले हॉस्पिटल ला करके उसकी जान बचाई थी। ये सुन करके जिहान को स्वस्थ देख करके नैन्सी बहुत हैप्पी हो जाती है कि अब वो ठीक है। तभी उसके पास में उसकी मदर की कॉल आती है जो उससे कहती है कि मेरी सर्जरी के लिए तुम्हारे पास 1 मिलियन कहाँ से आए, तुमने मेरे बिल का भुगतान कैसे किया। ये सुनकर के तो नैन्सी भी हैरान हो जाती है कि आखिर पैसे किसने जमा करवाए। वो अपनी माँ को समझा करके फोन रख देती है जहाँ उसे पता चलता है कि जिहान ने वो पैसे जमा करवाए हैं। नैन्सी कहती कि आपने मेरी मदद क्यों की, तो जिहान कहता है कि क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। नैन्सी कहती कि पर 1 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं। जिहान कहता है कि क्या मेरी जिंदगी 1 मिलियन के भी लायक नहीं है। तो नैन्सी कहती कि मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन मैंने आपकी जान किसी लालच में आकर के नहीं बचाई थी। जिहान कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। नैन्सी कहती है कि क्या, तो जिहान कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर के तो नैन्सी शॉक रह जाती है। जिहान कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम अपनी माँ के इलाज के लिए शादी करने के लिए एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, पर वो सक्सेस नहीं रहा और मुझे भी शादी के लिए एक लड़की की जरूरत है क्योंकि मेरे घर वाले भी प्रेशर बना रहे हैं। तो क्या मैं वो लड़का नहीं बन सकता हूँ। शादी की सर्टिफिकेट मिलने के बाद में मैं तुम्हारे भाई के लिए एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ दूंगा और मैं उसका पूरा इलाज करवाऊंगा। साथ ही मैं हर एक चीजों का जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार हूँ जो तुमसे जुड़ी हुई है। जिहान उसे शादी के पेपर्स देते हुए कहता है कि इसे पढ़ लो और साइन कर दो। तुम इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी ले सकती हो, तुम्हारे साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अब जैसा कि नैन्सी के पास तो पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो जिहान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और साइन कर देती है। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद में नैन्सी सोचती है कि मैंने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। जिहान उसे अपने घर की चाबी देते हुए कहता है कि अब से हम शादीशुदा हैं तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। नैन्सी कहती है कि हम तो अभी अभी मिले हैं,
इतनी जल्दी एक साथ रहना सही नहीं होगा। जिस पर जिहान कहता है कि तुम चाहती क्या हो, कि हमारे पेरेंट्स ये सोचने लगे कि हमारी शादी नकली है। ये सुनकर के नैन्सी कहती कि बात तो ठीक है, मैं अपनी मदर से मिलकर के आपके घर आ जाऊंगी। नैन्सी के जाने के बाद में जिहान का असिस्टेंट जिहान की शादी के पेपर्स देख करके पूरी तरीके से शॉक रह जाता है कि उसने तो सच में शादी कर ली। वो जिहान से कहता है कि आपने एक एहसान का बदला चुकाने के चक्कर में खुद को उस लड़की के हाथों में सौंप दिया। मुझे तो लगा था कि नैन्सी से मिलने के बाद में आप उसे खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। जिस पर जिहान कुछ भी नहीं बोलता है और शादी के कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। ये देख करके असिस्टेंट कहता है कि अब मैं समझ गया, आप नैन्सी को चाहने लगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो एक बहाना था, अब आप उन्हें अपनी लाइफ से कभी भी नहीं जाने देंगे। पर ये तो सरासर धोखा हुआ। तो जिहान कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। असिस्टेंट कहता है कि एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया कि कुछ समय पहले ही भाभी ने हमारी कंपनी में जॉब ज्वाइन किया है। तो जिहान कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, अब से तुम मेरी उस कंपनी की ब्रांच में सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन करोगे। शाम को नैन्सी जिहान के घर पहुंचती है तो वो कहती है कि यहाँ तो बस एक ही बेडरूम है, अगर मैं यहाँ पर सोऊंगी तो आप कहाँ जाएंगे। जिहान कहता है कि मैं भी यहीं सोऊंगा। तो नैन्सी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो बस एक नकली शादी है। इतना कह कर के नैन्सी दूसरे रूम में चली जाती है। अब जिहान तो उससे दूर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो बहाना बना करके उसके रूम में चला जाता है और उससे कहता है कि मेरे बाथरूम की शावर टूट गई है, तो क्या मैं तुम्हारे रूम का बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ। नैन्सी कहती कि हाँ बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। बात लेने के बाद में जिहान जब बाहर आता है तो नैन्सी अपनी आंखें क्लोज कर लेती है और कहती कि आपने तो शर्ट भी नहीं पहनी है और आप ऐसे ही बाहर चले आए। ये देख करके तो जिहान को बहुत हंसी आती है और वो सोचता है कि सच में मैं पागल हो गया हूँ। सुबह डिनर टेबल पर जिहान नैन्सी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग खरीदना चाहता हूँ ताकि हमारे पेरेंट्स को ये शक ना हो जाए कि हम एक नकली शादी में हैं। नैन्सी कहती है कि ठीक है। नैन्सी जब ज्वेलरी स्टोर पर पहुँचती है तो वो जिहान से कहती है कि ये तो एक लग्जरी स्टोर है, मैं यहाँ से ज्वेलरी नहीं ले सकती हूँ। जिहान कहता है कि ये हमारे शैन फैमिली का स्टोर है और अब तुम मेरी वाइफ हो तो इस हिसाब से अब तुम लोकल ज्वेलरी नहीं पहन सकती हो। जिहान की बात मान करके नैन्सी रिंग देखने लगती है। तभी वहाँ पर उसे वैन मिल जाती है जो कि नैन्सी से कहती है कि तुम्हारी जैसी भिखारी इतने महंगे स्टोर में आखिर क्या कर रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम अपनी माँ की तरह मर्दों को फंसाने में माहिर हो। आखिरकार तुमने इन्हें फंसा ही लिया ताकि तुम अपनी माँ के मेडिकल बिल पे करवा सको। नैन्सी कहती कि मेरा मुंह खुलवाने पर मजबूर मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। तो वैन कहती कि तुम्हें पता भी है कि मेरे फादर ने मेरी सगाई एक रिच फैमिली में करवाई है, अगर मैं इस स्टोर की किसी भी रिंग पर हाथ रख दूं तो वो मुझे तुरंत ही दिला देंगे। नैन्सी उसकी लंबी लंबी डींगे सुन करके सोचती है कि ये स्टोर तो जिहान का ही है। यही सोच करके वो वहाँ के मैनेजर से कहती है कि मुझे इस स्टोर के सारे महंगे रिंग्स दिखाए जाए। जिस पर वैन कहती कि लगता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक सुंदर लड़की से शादी क्या कर ली है तो वो तुम्हें यहाँ के रिंग दिला सकता है। तुम लोग तो यहाँ के डब्बे भी खरीदने के लायक नहीं हो। तभी वहाँ पर सभी महंगे रिंग्स लाए जाते हैं तो नैन्सी बड़े स्टाइल में अपना बैग जिहान को पकड़ाते हुए रिंग्स पसंद करने लगती है जो कि पूरे 100 मिलियन का होता है और वो जिहान से कहती है कि पति ये कैसा लग रहा है। जिस पर वैन कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ये रिंग 100 मिलियन का है जिसे मेरा मंगेतर भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो तुम भिखारी लोग इसे कैसे ले सकते हो। जिस पर नैन्सी मैनेजर से पूछती है कि क्या मुझे इस रिंग के पैसे देने की जरूरत है। मैनेजर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ आप ही का तो है। ये सुन करके तो वैन मैनेजर पर भड़क जाती है और उससे कहती कि इतनी महंगी रिंग तुम इसे फ्री में कैसे दे सकते हो, मैंने अभी अभी अपनी रिंग का 3 मिलियन का बिल पे किया है। जिस पर नैन्सी कहती कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फियांसी बहुत अमीर है, तो क्या वो बस 3 मिलियन का ही रिंग अफोर्ड कर सकता है। ये सुनकर के वैन अपने फियांसे से उस महंगी रिंग को लेने के लिए जिद करने लगती है तो वैन का फियांसे उससे कहता है कि डार्लिंग मैं इतनी महंगी रिंग अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। जिस पर वैन की तो घोर बेइज्जती होती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। ये सब देख करके तो नैन्सी खूब हंसती है पर फिर वो सोचती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो फौरन से वो रिंग उतार करके वापस कर देती है। तो जिहान कहता है कि क्या ये रिंग तुम्हें पसंद नहीं है। तो नैन्सी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत महंगा है, मैं तो बस उन्हें सबक सिखाने के लिए नाटक कर रही थी, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जिहान कहता है कि जब ये तुम्हें पसंद आ ही गया है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना महंगा है। इतना कह करके वो उसे बहुत प्यार से रिंग पहना देता है। ये देख करके तो नैन्सी बहुत शर्मा जाती है और स्टोर से उसे लेकर के बाहर चली जाती है। इधर वैन जा करके अपने फादर से सारी बातें बता देती है, ऊपर से आग भी लगा देती है कि लगता है कि नैन्सी किसी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बन गई है। दूसरी तरफ नैन्सी की मदर की सर्जरी चल रही थी, तभी उसके फादर उसे फोन करके उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। नैन्सी को परेशान होता हुआ देख जिहान उसे गले से लगा करके रिलैक्स करता है।
तभी डॉक्टर बाहर आके बताती हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। उसकी माँ जैसे ही होश में आती हैं तो वो जिहान को देख करके पूछती है कि ये कौन है। जिहान बताता है कि मैं नैन्सी का हस्बैंड हूँ। ये सुन करके तो उसकी मदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। डिस्चार्ज होने के बाद में नैन्सी उन्हें घर लेकर के जाती है, जहाँ जिहान नैन्सी के पीछे से फोटोज लेकर के सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। ये देख कर उसकी मदर उसे फोन करके कहती है कि शैतान लड़के, तुमने शादी कर ली और मेरी बहू की फोटोज भी नहीं भेजी। इसमें तो उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है। जल्दी से मेरी बहू को घर लेकर के आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। जिहान कहता है कि माँ, अभी तक उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस पर उसकी मदर कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देती हूँ, सब कुछ सही कर लो, वरना उसके बाद में मैं खुद ही वहाँ पर आ जाऊंगी। इतना कह करके वो फ़ोन काट देती हैं। नाइट में नैन्सी की मदर जिहान का हाथ पकड़ करके उसे नैन्सी के रूम में ले जाती हैं और नैन्सी से कहती है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है जो तुम जिहान को अपने कमरे में सोने नहीं दे रही हो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो जल्दी से एक प्यारा सा बेबी करके मुझे अब नानी बना दो। इतना कह करके वो उन दोनों को रूम में बंद करके चली जाती हैं। नैन्सी जिहान से कहती है कि मिस्टर जिहान, लगता है कि आज रात हमें एक ही बिस्तर पे सोना होगा। तो जिहान कहता है कि हमने शादी कर ली है तो हम अपने माता पिता के सामने एक दूसरे के साथ में अनजानों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ऊपर से तुम मुझे मिस्टर जिहान कहती हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे पति कह करके नहीं बुला सकती हो? क्या हम एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं रह सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते हैं? इतना कह करके जिहान उसे अपने क्लोज खींचता है, पर नैन्सी कहती है कि अभी मैं इन सभी चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। तो जिहान कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा समय दूंगा। इतना कहकर कि वो उसे बहुत प्यार से हक कर लेता है। अब नैन्सी को क्या पता था कि जिहान तो उसे सच में प्यार करने लगा है। अगले दिन जिहान नैन्सी के लिए खुद लंच तैयार करके उसके ऑफिस ले जाता है, जहाँ असिस्टेंट कहता है कि आज आप अचानक से कंपनी कैसे आ गए। तो जिहान कहता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए लंच लेकर के आया हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि भाई, मैं जानता हूँ कि आप भाभी को बहुत चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुलेआम लंच लेकर के कंपनी में आते जाते रहेंगे। आखिर आप इस कंपनी की चेयरमैन है, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। जिहान कहता है कि इसमें गलत क्या है। तो असिस्टेंट कहता है कि एक तो आपने इतनी बड़ी कंपनी का भार मुझ पर डाल दिया है, मुझे सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, ऊपर से आपकी इन हरकतों को देख करके मैं अलग ही टेंशन में जा रहा हूँ। जिहान कहता है कि एक तो मेरी वाइफ तुम्हारी वजह से ओवर टाइम कर रही है, जिसकी वजह से वो मेरे साथ में समय नहीं बिता पा रही है, और तुम्हें लगता है कि तुम फ्री होकर के घूमोगे। तो असिस्टेंट कहता है कि ये तो मेरे ऊपर सरासर जुर्म है। जिहान कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। जिहान के जाने के बाद में असिस्टेंट सोचता है कि वास्तव में बॉस प्यार में पागल होकर किसी बड़ी मुसीबत के शिकार होने वाले हैं। दूसरी तरफ जिहान नैन्सी को बहुत प्यार से लंच कराता है। तभी नैन्सी के पास में उसके फादर की कॉल आती है, जो उससे कहती है कि आज शाम तुम्हारी दादी की जन्मदिन की पार्टी है, जहाँ सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, तो तुम्हें भी आना होगा। यहाँ पर दोनों ही बाप बेटी में काफ़ी ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है और नैन्सी गुस्सा होकर के फ़ोन काट देती है। जिहान कहता है कि परेशान मत हो, आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो नैन्सी कहती है कि अगर मैं वहाँ पर गई तो सिर्फ परेशानी ही खड़ी होगी। जिहान कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए चलना चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हें बुली ना कर सके, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर के नैन्सी कहती है कि मैं इस शादी की शर्तों को अब तक नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, जबकि मुझसे बेहतर लड़की आपको मिल सकती है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ख़राब है, आपके और मेरे बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जिस पर जिहान कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें चाहने लगा था, इसीलिए मैं इंतज़ार नहीं कर पाया और तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हें जानना चाहता था, मैं तुमसे बात करना चाहता था, मुझे शादी के समझौतों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं दुनिया की हर वो खुशी तुम्हें देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। तो नैन्सी कहती कि अगर आप ऐसी ही बातें करते रहेंगे तो मैं कुछ सोच भी नहीं पाऊंगी। तो जिहान कहता है कि इसमें सोचना क्या है, बस तुम मेरी प्यारी सी वाइफ हो। नाइट में नैन्सी जैसे ही अपनी दादी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, उसके फादर जिहान को देख करके फायर हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। नैन्सी कहती है कि आप इस लायक है जो आपको मैं अपनी शादी के बारे में बताऊं। आप वही इंसान है ना जिसने अपनी मिस्ट्रेस और अपनी नाजायज बेटी के चक्कर में मेरी माँ को तलाक दे दिया और हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब आप फादर कहलाने का हक खो चुके हैं। नाजायज का नाम सुन करके तो वैन नैन्सी से झगड़ा करने लगती है और उसकी माँ के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करने लगती है, जिस पर नैन्सी भी उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी माँ के खिलाफ अपनी जुबान से एक और शब्द निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
यहाँ पर वैन का मंगेतर जेंग भी उससे बहस करने लगता है, जिस पर जिहान अपने गार्ड्स के साथ में उस होटल के मैनेजर को बुला करके उन सभी को हॉल से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। मैनेजर कहता है कि हमारा पूरा होटल एक स्पेशल गेस्ट ने बुक कर लिया है, तो कृपया आप सभी बाहर निकल जाएं। ये सुन करके तो जेंग फायर हो जाता है, जिस पर मैनेजर कहता है कि मैं आपके पेमेंट के 2 गुने पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर आप ऐसे ही मुझसे बहस करते रहेंगे तो मजबूरन मुझे धक्के मार करके आपको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। ये सुन करके जेंग के साथ में पूरा लिन परिवार होटल से बाहर निकल जाता है। वैन जिहान और नैन्सी से कहती कि अब तुम लोग यहाँ पर खड़े ही रहोगे या तुम लोग भी बाहर निकलोगे। तभी मैनेजर जिहान से कहता है कि सर मैंने आपके लिए ये जगह खाली करवा दी है। ये सुन करके तो वैन को सदमा ही लग जाता है और सब के सब वहाँ से अपनी इंसल्ट करवा करके बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद जिहान नैन्सी को बहुत प्यार से डिनर कराता है। नैन्सी उससे कहती कि आपने इतने पैसे खर्च करके इतने बड़े होटल को क्यों बुक किया। तो जिहान कहता है कि ये होटल मैंने ही खुलवाया था, तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद में इत्तेफाकन नैन्सी और जिहान जेंग के क्लब में पहुंच जाते हैं। तो वैन उससे कहती है कि आखिर तुमने इन्हें अंदर क्यों आने दिया। तो जेंग कहता है कि ये मुझे गेट पर ही मिल गए थे, तो मैंने सोचा इन्हें अंदर ले आऊं ताकि ये मेरा क्लब देख सके। जहाँ जेंग के इशारे पर वहाँ बैठी लड़कियां जिहान के पास जाकर के उससे कहती कि आप तो काफी रिच और हैंडसम लग रहे हैं, फिर आप ऐसे निचले दर्जे की लड़की के साथ में कैसे रह सकते हैं। जिहान कहता है कि कृपया मुझसे दूरी बना करके रखें, मेरी वाइफ को जलन होने लगेगी। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कहती कि मैं ली परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं चूज करते हैं। नैन्सी जैसे भिखारी के साथ में रह करके आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो जिहान कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने किसी भी ली परिवार के बारे में नहीं सुना है जो कि हाई स्टेटस में आता हो, इसीलिए अपना कटहर जैसा शक्ल लेकर के यहाँ से निकलती बनो। ये सुन करके तो वो दोनों चिढ़ करके वहाँ से चली जाती हैं। तभी उस क्लब में 3 लड़कों की एंट्री होती है, जिसे देख करके जेंग उठ करके खड़ा हो जाता है और उन्हें याद दिलाने लगता है कि 1 साल पहले मेरे फादर के साथ में आप लोगों ने डिनर किया था। दरअसल में ये बॉयज काफी फेमस और रिच थे, जो कि जिहान के दोस्त थे, जिन्हें देख करके वो सीधा जिहान के पास जाकर के पूछने लगते हैं कि भाई तुमने शादी कब कर ली, भाभी तो बहुत सुंदर है, आखिर क्या कह करके तुमने भाभी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। ये सब देख करके तो जेंग अपने क्लब में पागलों की तरह खड़ा रहता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये जिहान है कौन, जिससे मैं हर बार डिफीट खा जा रहा हूँ। जहाँ जिहान का फ्रेंड उससे कहता है कि क्या तुम इन बेकार के लोगों के बीच में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इतना कह करके वो लोग बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाने के बाद तो जेंग वैन पर भड़क जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे चक्कर में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है। अगले दिन वैन भी जिहान की कंपनी ज्वाइन करती है और नैन्सी से कहती है कि बेशक तुम इतना पढ़ लिख करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हो, पर पता है कि मेरे ससुर इस कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, तो देखो मैं कितनी आसानी से यहाँ तक पहुँच गई। नैन्सी कहती कि तुम यही तो कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद की कोई काबिलियत है ही नहीं, कम से कम मैं यहाँ पर अपनी काबिलियत की वजह से पहुँची हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिहान फिर से अपने असिस्टेंट के ऑफिस में जाकर के बैठ जाता है। इस बात से परेशान होकर के असिस्टेंट कहता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। अब तो डायरेक्टर को भी मुझ पर शक होने लगा है कि जरूर कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तभी आप यहाँ पर ऐसे चले आते हैं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आपको अपने लिए यहाँ पर एक पर्सनल ऑफिस बनवा लेना चाहिए। जब भी आप मेरे सामने घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं तो मुझे खुद पर काफी प्रेशर फील होने लगता है, मैं जल्दी घर भी नहीं जा पाता हूँ। जिस पर जिहान कहता है कि मेरी वाइफ खुद ही कंपनी में इतनी लेट तक काम करती है और तुम यहाँ से जल्दी निकलने का सपना देख रहे हो। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि भाई मैं अभी के अभी जाकर के भाभी के डिपार्टमेंट में कहता हूँ कि वो यहाँ पर ओवर टाइम नहीं कर सकती हैं। वापस आकर के असिस्टेंट कहता है कि भाभी तो घर जा चुकी हैं, अब आपको भी घर जाना चाहिए और प्लीज खुद को देखिए आप क्या से क्या होते जा रहे हैं। जिहान कहता है कि क्यों तुम्हें जलन हो रही है, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतनी क्यूट सी वाइफ है ही नहीं। असिस्टेंट कहता है कि आप मेरे सिंगल होने का मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। घर पहुंच करके जिहान नैन्सी की किचन में मदद कराने लगता है। तभी नैन्सी गलती से फिसल करके जिहान के ऊपर ही गिर जाती है। अब होना क्या था, जिहान से तो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं हो पाता है और वो नैन्सी को किस कर बैठता है, जिस पर नैन्सी बेचारी काफी शर्मा जाती है, मगर जिहान तो उसे देखे ही जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद में नैन्सी जिहान से पूछती है कि क्या मैं आपका स्टडी रूम यूज कर सकती हूँ। जिहान कहता है कि क्या तुम ओवर टाइम करने जा रही हो, क्या कंपनी तुम्हें बहुत ही ज्यादा काम देती है। तो नैन्सी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन की है क्योंकि मुझे मेरे भाई की आंखों का इलाज करवाना है और मेरी सैलरी इतनी भी नहीं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। जिहान कहता है कि ठीक है, तुम स्टडी रूम में आराम से जाकर के काम कर सकती हो। नैन्सी के जाने के बाद में जिहान अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके नैन्सी का प्रमोशन करा करके उसकी सैलरी बढ़ा दो। असिस्टेंट कहता है कि भाई आपकी असली पहचान अभी तक भाभी को नहीं पता है, आखिर आप उन्हें बता क्यों नहीं दे रहे कि आप इस पूरी सिटी के सबसे रिच और पावरफुल पर्सन हैं, ना कि कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन। तो जिहान कहता है कि मैं उसे डराना नहीं चाहता हूँ, वैसे भी वो अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से खुद को मेरे लायक नहीं समझती है।
मुझे डर है कि मेरी पहचान जानने के बाद में कहीं वो मुझे छोड़ कर के ना चली जाए, इसीलिए जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। बस मैंने जैसा कहा है तुम वैसे ही कर दो। अगले दिन मीटिंग के दौरान मैनेजर एक लियो नाम की प्रेग्नेंट एम्प्लॉय से कहता है कि जल्दी आप अपनी मैटरनिटी लीव पर जाने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जो कि काफ़ी हेडेक से भरा हुआ है, इसीलिए प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है कि आपकी जगह न्यू टीम लीडर नैन्सी को बना दिया जाए। कंपनी आपके लिए एक और सीट की व्यवस्था कर रही है जिसमें आप अपनी छुट्टी के बचे हुए समय तक आराम से काम कर सकती हैं। पर इस बात से वहाँ पर सबको आगे लग जाती है। पर नैन्सी और उसकी फ्रेंड काफ़ी खुश होती हैं। शाम को वैन जलन में नैन्सी के ऊपर अपना भी काम डाल देती है, ये कहते हुए कि मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है तो बेहतर ये होगा कि तुम इसे पूरा कर लो। अब जैसा कि तुम टीम लीडर हो, अगर काम पूरा नहीं होगा तो जवाब भी तुम्हें ही देना होगा और फंसोगी भी तुम ही। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। नैन्सी की फ्रेंड कहती है कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, इसके ससुर कंपनी की बड़ी पोस्ट पर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने काम दूसरों पर डालेगी। नैन्सी कहती है कि शांत हो जाओ, टीम लीडर होने के नाते अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस काम को कंप्लीट करूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी ही बुराई होगी, इसीलिए नाइट में ओवर टाइम करके मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। ऑफिस से छूटने के बाद में नैन्सी जिहान को अपनी प्रमोशन की खुशी में डिनर पर ले जाती है, जहाँ वो ये सोच करके ड्रिंक नहीं करती कि अभी तो उसे ओवर टाइम भी करना है। ये सब जान करके जिहान का मूड खराब हो जाता है, साथ ही वो अपना डिनर भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जिहान का उतरा हुआ फेस देख करके नैन्सी उसे प्यारे से किस करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तो जिहान असिस्टेंट को फोन करता है जो कि बेचारा बार में बैठा लड़कियों के साथ में एंजॉय कर रहा था। जिहान उससे पूछता है कि मेरी वाइफ ओवर टाइम क्यों कर रही है, पर लड़कियों की आवाज़ सुन करके जिहान कहता है कि लगता है कि तुम बहुत बिजी हो। इतना कह करके वो गुस्से से फोन काट देता है। असिस्टेंट सोचने लगता है कि मैंने तो मैनेजर से साफ साफ शब्दों में कहा था कि वो अपने डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉय से ओवर टाइम नहीं करवाएगा, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो फौरन से मैनेजर को फोन करके उसकी अच्छे से वांट लगाता है, जिस पर मैनेजर नैन्सी को फौरन से घर जाने के लिए कहता है। अब उन सबको क्या पता था कि ये सब तो वैन का ही किया धरा है। नैन्सी जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि जिहान अभी भी वहीं खड़ा था। तो नैन्सी उससे पूछती है कि आप अभी तक गए नहीं, तो जिहान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ। जहाँ नैन्सी उसे बताती है कि मेरे प्रेसिडेंट ओवर टाइम के सख्त खिलाफ है, पर सच कहूँ तो ये सब वैन की ही वजह से हुआ है, क्योंकि वो मेरी प्रमोशन में मुसीबत खड़ी करना चाहती है, क्योंकि उसके फादर इन लॉ हमारी कंपनी में निदेशक हैं। तो जिहान कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं तुम्हारी कंपनी के प्रेसिडेंट को अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, वो मेरा दोस्त है। अगर वैन तुम्हें परेशान करती भी है तो तुम मुझे तुरंत बताना। अब नैन्सी को क्या पता था कि वो तो अपने ही हस्बैंड की कंपनी में जॉब कर रही है। घर पहुँच करके जिहान फिर से असिस्टेंट को कॉल करता है। असिस्टेंट बेचारा सोचता है कि लगता है कि बॉस मुझे जीने नहीं देंगे। जिहान कहता है कि मुझे पता चला है कि वैन नाम की लड़की हमारी कंपनी ज्वाइन की है, जबकि उसके पास में हमारी कंपनी में जॉब पाने की कोई भी योग्यता नहीं है। पता करो किसने उसे वहाँ पर एंट्री दी है बिना किसी अच्छी डिग्री के। नाइट में जिहान रूम को बड़ी रोमांटिक तरीके से डेकोरेट करके नैन्सी को सरप्राइज कर देता है। नैन्सी जब रूम में इंटर करती है तो वो उसे बहुत प्यार से बुके देता है। जिहान तो बस हर तरीके से नैन्सी को खुश देखना चाहता था। वो कहता है कि मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वाइफ्स को सरप्राइज बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है। जिसके बाद वो उसे एक प्यारी सी नेकलेस गिफ्ट करता है। ये सब देख करके तो नैन्सी शॉक्ड रह जाती है। जिहान उसे उस नेकलेस को बहुत प्यार से पहनाता है और उसे हक कर लेता है, जिसके बाद तो वो उसे एक प्यारी सी किस कर बैठता है। नैन्सी भी इस बार पीछे नहीं हट पाती है। अगले दिन ऑफिस में वैन लियो को नैन्सी के खिलाफ भड़काने लगती है, ये कहते हुए कि आखिर वो तुम्हारी टीम लीडर की पोस्ट कैसे छीन सकती है। तो लियो कहती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो कंपनी का ही फैसला है, वैसे भी मैं छुट्टी पर जाने वाली हूँ। वैन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ससुर इस कंपनी में निदेशक हैं, मैं तुम्हारी पोजीशन तुम्हें वापस दिला सकती हूँ। ये सुनकर के लियो लालच में आ जाती है, पर वैन कहती कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें नैन्सी को यहाँ से बाहर निकलवाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। लियो इस काम के लिए भी उसके साथ में हाथ मिला लेती है। अब अगले ही पल से लियो और वैन मिलकर के नैन्सी के लिए मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर देती हैं और वो नैन्सी के ऊपर सौंपे गए कंपनी के प्रोजेक्ट पर अपना काम तक करने से इनकार कर देती हैं, ताकि समय पर प्रेजेंटेशन ना मिलने पर नैन्सी को इस पोस्ट से हटा दिया जाए। नैन्सी इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिस पर वैन उसे कमेंट करते हुए कहती है कि टीम लीडर होने के बावजूद भी तुम्हारे तो कोई बात तक नहीं मान रहा है। जिसके बाद नैन्सी लियो से जाकर के पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इस बात पर लियो और नैन्सी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इनकी आवाज़ें सुन करके मैनेजर भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों मच रहा है। जिस पर वैन आग में घी डालते हुए कहती है कि देखिए ना नैन्सी एक प्रेग्नेंट लड़की को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। लियो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम लीडर बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है,
इससे बेहतर तो वैन है जो कि इस काम को अच्छे से संभाल सकती है। जिस पर नैन्सी की फ्रेंड कहती है, जो पूरे दिन अपना काम न करके पूरे ऑफिस में अपने ससुर की पोस्ट का बखान करती फिरती है, वो क्या इस काम को संभाल पाएगी? ये तो पूरी की पूरी जाहिल है। इन तीनों को झगड़ता हुआ देख करके मैनेजर उन्हें मीटिंग रूम में बुलाता है, जहाँ लियो अपना नाटक करना शुरू कर देती है और बेचारी मन करके ये कहने लगती है कि नैन्सी उसे हर वक्त धमकाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। नैन्सी कहती कि मैंने ऐसा कब किया। मैनेजर उन दोनों को बहुत समझाता है, लेकिन तभी लियो जानबूझकर के अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है, जहाँ सब मिलकर के ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे कि नैन्सी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। ये खबर जब असिस्टेंट को मिलती है तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ये बात फौरन से जिहान को कॉल करके बता देता है। इधर हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर बताती है कि ये लड़की तो बिल्कुल ठीक है, इसे कोई भी समस्या नहीं है। ये सुनकर के वैन और लियो दोनों का ही मुंह उतर जाता है, क्योंकि उन दोनों का किया धरा सबके सामने आने वाला था। इधर जिहान नैन्सी को समझाता है कि देखो वो लड़की बिल्कुल ठीक है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो नैन्सी कहती कि पर सबकी नज़रों में मैं गलत हूँ और अब मुझे टीम लीडर की पोस्ट से हटा भी दिया जाएगा। तो जिहान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हर कोई इतना पागल नहीं हो सकता है जो कि गलत और सही में फर्क न कर सके। इधर असिस्टेंट लियो के सारे रिपोर्ट को पर्सनली चेक करता है, क्योंकि उसे लियो पर अब शक हो चुका था। कुछ देर के बाद में लियो का हस्बैंड वहाँ पर आता है और असिस्टेंट से कहता है कि आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। असिस्टेंट कहता है कि जो यहाँ पर शुरू हुआ है उसे खत्म भी तो करना होगा। सारे चेकअप होने के बाद में डॉक्टर बताती है कि हमें कोई भी समस्या नहीं दिख रही है, ये औरत बिल्कुल ठीक है। तो असिस्टेंट कहता है कि अब से आप घर पर ही रहेंगी और अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगी, आपको कंपनी आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी से ही लीव पर भेज रहा हूँ। इतना कह करके असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और इनका नाटक खुद ही इनके ऊपर भारी पड़ जाता है। इतना कम नहीं था कि लियो और उसके हस्बैंड की सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, जहाँ लियो बता रही होती कि ये सब उसने वैन के ही कहने पर किया था अपने फायदे के लिए। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि इन छोटे मोटे एम्प्लॉयज के झगड़े में आखिर तुम्हारी कंपनी के प्रेसिडेंट क्यों उलझ गए, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ये सब देखने के बाद में जिहान असिस्टेंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि निदेशक और वैन के बारे में मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है कि अभी भी जांच चल रही है। तो जिहान उसे लियो की वीडियो दिखाता है, जिसे देख करके तो असिस्टेंट का खून ही खौल जाता है और वो जिहान से कहता है कि मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। वहीं जिहान जब नैन्सी को रिसीव करने जाता है तो उसे उदास देख करके वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी परेशान हो। तो नैन्सी कहती कि मुझे ये सोच करके डर लग रहा है कि अगर आज लियो की बेबी के साथ में कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। ये सुन करके जिहान उसे लियो की वीडियो दिखा देता है। वीडियो देख करके तो नैन्सी शॉक रह जाती है। तो जिहान उससे कहता है कि अब इस बारे में सोचना बंद कर दो, जिसके लिए तुम इतना सोच रही हो वो ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। दूसरी तरफ कंपनी में निदेशक ये की एंट्री होती है, जो कि वैन के ससुर हैं। वो मैनेजर से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। मैनेजर कहता है कि आप यही चाहते हैं ना कि नैन्सी को कंपनी से निकाल दिया जाए, तो मैं अभी इस काम को अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैनेजर तो ये का चमचा था और इसी वजह से वैन को बिना किसी डिग्री की कंपनी में एंट्री मिल गई थी। मैनेजर असिस्टेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि नैन्सी हमारी कंपनी में रहने के लायक नहीं है। आप देखिए ना, लियो उसकी सीनियर थी फिर भी उसने उसके साथ में बदतमीजी से बात की। अगर वो यहाँ पर रहेगी तो हमारे एम्प्लॉयज पर बुरा असर पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है कि लगता है कि तुम मेरे फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि मैंने ही नैन्सी का प्रमोशन किया है और तुम मुझे ही बता रहे हो कि कौन सही है और कौन गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है? कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार तुम अपनी ही नौकरी से हाथ धो बैठो। ये सुनकर के तो मैनेजर की सारी चापलूसी निकल जाती है और वो उससे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब ये मामला मैनेजर के हाथ से निकल जाता है तो निदेशक खुद ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो वैन के ससुर थे। वो कहते हैं कि पिछले सप्ताह जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है उससे हमारी कंपनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वो नैन्सी से कहते हैं कि टीम लीडर बनते ही तुमने अपने सीनियर लियो को अपशब्द कहे, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल तक पहुँच गई। तुम्हारी जैसी गंदी मछली पूरी तालाब को गंदा कर सकती है, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि हमारी कंपनी को ऐसी घटिया एम्प्लॉय की कोई भी जरूरत नहीं है। नैन्सी कहती है कि क्या आप मुझे नौकरी से बाहर निकालना चाहते हैं? तो ये कहता है कि निकालना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ जब ये बात असिस्टेंट को पता चलती है कि नैन्सी को नौकरी से निकाला जा रहा है तो वो कहता है कि ये आदमी पागल हो गया है, लगता है कि ये मरना चाहता है। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि जो मैंने जांच करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ। सेक्रेटरी कहती है कि बस कुछ ही देर में सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे।
इधर नैन्सी ये से कहती कि मुझे निकालने से पहले आपको उस पर्सन को निकालना होगा जो कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। इतना कह करके वो सबके मोबाइल पर लियो और उसके हस्बैंड वाली बात की वीडियो भेज देती है और कहती कि ये जो भी कुछ हुआ है इसके पीछे लियो और आपकी होने वाली बहू का हाथ है। सच्चाई जानने के बाद भी ये कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो कि तुम एक वीडियो दिखा करके वैन को गलत साबित कर लोगी और अपनी नौकरी बचा लोगी। मैं देखता हूँ कि मेरे इस फैसले का कौन कौन विरोध करने की हिम्मत करता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और ये से कहता है कि आप कब से कंपनी के छोटे मोटे मैटर्स को पर्सनली हैंडल करने लग गए। ये कहता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट होकर के भी जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे घटिया कर्मचारी को हमारी कंपनी में नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मुझे यहाँ पर आकर के इस नैन्सी को नौकरी से बाहर निकालना पड़ा। असिस्टेंट कहता है कि क्या आप ये बात भूल गए हैं कि कंपनी के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होने का आपके पास में कोई भी राइट नहीं है, तो कृपया करके आप यहाँ से बाहर निकल जाएं। मिस्टर ये कहते हैं कि क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें थोड़ी सी इज्जत क्या दी थी, तुम तो मेरे सर पर ही बैठ गए। ये मत भूलो कि तुम बस मिस्टर जिहान के द्वारा नियुक्त किए गए बस एक CEO हो, ना कि शेयर होल्डर हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मुझसे ऐसे बात करने की। लगता है कि मुझे अब तुम्हें भी नौकरी से बाहर निकलवाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जिहान की एंट्री होती है जिसे देख करके सबके पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। जिहान नैन्सी के पास जाकर के कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। नैन्सी तो समझ ही नहीं पाती है कि जिहान को देख करके सभी अटेंशन में क्यों आ गए। ये सब देख करके मिस्टर ये जिहान से पूछते कि क्या आप नैन्सी को जानते हैं, जिस पर जिहान कहता है कि आपकी इतनी हिम्मत जो आप मेरी वाइफ को उसी की कंपनी से निकालने के लिए चले आए। ये सुन करके तो उनके पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और वो जिहान के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये सब देख करके असिस्टेंट कहता है कि भला आप माफ़ी कैसे मांग सकते हैं, अभी अभी तो आप मुझे सबक सिखाने की बातें कर रहे थे और हमारी भाभी तो छोटी मोटी टीम लीडर है ना। ये कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि नैन्सी जिहान सर की वाइफ है। आप सही कह रहे थे, मुझे कंपनी के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। जिहान कहता है कि मिस्टर ये आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मेरी वाइफ को कंपनी से बाहर निकाल रहे थे। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आती है जो कि सबके सामने बताती है कि मिस्टर ये आपने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा करके कंपनी के फंड की चोरी की है, साथ ही आपने रिश्वत भी ली है। अपने खिलाफ सबूत देख करके तो ये पागल हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही वैन और मैनेजर को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वैन के पास में ना तो कोई मास्टर डिग्री थी और ना ही उसने ग्रेजुएशन किया था और फोकट की जॉब पाकर के कंपनी में गंदगी मचा रही थी जिसमें मैनेजर भी शामिल था। इतना सब कुछ होने के बाद में जिहान और असिस्टेंट नैन्सी के सामने चुप करके बैठे होते हैं क्योंकि जिहान की सच्चाई अब नैन्सी को पता चल गई थी। नैन्सी कहती है कि आप लोगों के पास में कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है, तो असिस्टेंट कहता है कि ये बात सच है कि जिहान सर ने आपसे अपनी पहचान छुपाई है, पर मैं पूरी तरीके से बेगुनाह हूँ। ये सब तो इन्हीं का किया धरा है, इसीलिए आप इन्हें भरपूर सजा दे सकती हैं। जिहान सोचता है कि ये गधा तो बात बनाने की जगह बात को और भी ज्यादा बिगाड़ रहा है। नैन्सी कहती है कि भला मैं शंघाई के इतने मिस्टीरियस सबसे रिच पर्सन को सजा कैसे दे सकती हूँ। जिहान कहता है कि सबसे रिच पर्सन तो मेरे फादर थे, ये सब तो मुझे विरासत में मिली है। तो नैन्सी कहती है कि बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। जिहान उससे कहता है कि देखो मैंने तुमसे ये सब इसलिए छुपाया था कि मुझे डर था कि कहीं तुम ये सब जान करके परेशान न हो जाओ और मुझसे दूर न हो जाओ। नैन्सी कहती है कि सच में मैं परेशान तो हो जाती। तो जिहान कहता है कि देखा मैं कितना बुद्धिमान इंसान हूँ जो अपनी वाइफ को डरा करके परेशानी में नहीं डाला। इतना कह करके वो नैन्सी को हक कर लेता है। नैन्सी भी उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ ज़ेंग का गुस्सा वैन पर फूट पड़ता है और वो उसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि नैन्सी से मत भिड़ो, आज तुम्हारी वजह से मेरे फादर को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। तो वैन उसे एक किक मारते हुए कहती है कि तुम्हारे फादर चोर थे जिसने कानून को तोड़ा है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सब सुन करके ज़ेंग उसे धमकाते हुए वहाँ से चला जाता है। नैन्सी जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो लियो उससे माफ़ी मांगने लगती है और उसे दोबारा से जॉब पर रखने के लिए कहती है क्योंकि उसे भी जॉब से निकाल दिया गया था। तो नैन्सी कहती कि तुमने बुराई का साथ दिया और अपनी प्रेगनेंसी का यूज़ करके मुझे फंसाया, जो कि काफ़ी शर्मनाक बात है। सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती। नाइट में रेस्टोरेंट में नैन्सी को उसका क्लासमेट जीसू मिल जाता है जो उसे देख करके काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि जीसू उसे बहुत पसंद करता था। वो उससे कहता है कि कॉलेज के बाद में तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। नैन्सी उसे बताती है क्योंकि मैं अपने फैमिली के पास वापस लौट आई थी। जीसू उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, अब से मैं इसी सिटी में रह करके जॉब करने वाला हूँ, चलो अब जल्दी से अपना नंबर दे दो। तभी वहाँ पर जिहान आ जाता है जिसे देख करके जीसू पूछता है कि ये कौन है। तो जिहान उससे कहता है कि मैं नैन्सी का हस्बैंड हूँ। ये सुन करके जीसू उससे बिना हाथ मिलाए इग्नोर करके चला जाता है। ये बात जिहान को बहुत अजीब लगती है और वो नैन्सी से पूछता है कि वो लड़का कौन था। तो नैन्सी उसे बताती है कि वो मेरे चाहने वालों में से एक है। हाई स्कूल से लेकर के कॉलेज तक वो मेरे पीछे ही पड़ा था, पर मैंने उसे ये सोच कर के एक्सेप्ट नहीं किया कि इन सब के चक्कर में आकर के मेरे फाइनल एग्जाम पे असर ना पड़ जाए।
इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि एग्जाम के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। जिहान कहता है कि क्या तुम उसे अभी भी पसंद करती हो? तो नैन्सी कहती है कि ऐसा नहीं है। तो वो उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तुम मुझसे कभी भी दोबारा मिलो। नैन्सी कहती है कि मैं समझी नहीं। तो जिहान कहता है कि अब तुम शादीशुदा हो और वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जिहान की नज़र नैन्सी के हाथों पर जाती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ गई, उसे तुरंत पहन लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई सिंगल समझे। यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होता है कि जिहान की तो जेलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं था। नैन्सी जब उस रिंग को पहन लेती है तो वो जीसू को दिखाते हुए नैन्सी के हाथों पर कई बार किस कर डालता है। घर पहुंचने पर नैन्सी की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि हम लोग तुम्हारे प्रमोशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नैन्सी जिहान से पूछती है कि क्या आप भी मेरे साथ में चलेंगे? तो जिहान कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। नैन्सी कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं। तो जिहान कहता है कि अब जैसा कि कल तुम मेरे साथ में नहीं रहोगी तो इसकी भरपाई कौन करेगा। इतना कह करके वो उसे किस कर लेता है। नैन्सी कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, पर जिहान तो काफी रोमांटिक मूड में चला जाता है और वो नैन्सी को फिर से किस कर लेता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में काफी ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन प्रमोशन पार्टी के दौरान जीसू उसे फिर से मिल जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि ये हमारे कंपनी के न्यू मैनेजर हैं। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? तो जीसू कहता है कि हम क्लासमेट रह चुके हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि कहीं आप हमारी नैन्सी को लाइक तो नहीं करते हैं? जीसू कहता है कि नैन्सी को कॉलेज में हर कोई पाना चाहता था, उनमें से मैं भी एक था। तो नैन्सी कहती है क्या मजाक है ये सब, अब मैं शादीशुदा हूँ। ये सुनकर के तो जीसू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद में नैन्सी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर चुकी थी तो जीसू उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वहाँ पर जिहान नैन्सी को रिसीव करने आ जाता है और नैन्सी के साथ में जीसू को देख करके तो उसका खून ही खौल जाता है। वो नैन्सी से पूछता है कि ये तो तुम्हारे डिपार्टमेंट की पार्टी थी, फिर ये बाहरी आदमी तुम्हारे साथ में क्या कर रहा था? नैन्सी कहती है कि वो हमारे डिपार्टमेंट के न्यू मैनेजर हैं। ये सुन करके तो जिहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, ये सोच करके कि अब वो लड़का नैन्सी के साथ ही काम करेगा। घर पहुंच करके जिहान कहता है कि तुम काफी नशे में हो, मैं तुम्हारा नशा कम करने के लिए कुछ लाता हूँ। इतने में तो नैन्सी उसे अपने करीब खींच लेती है और कहती है कि क्या आप गुस्सा हो? तो जिहान कहता है कि सच कहूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जीसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो और तुम एक साथ ऑफिस में काम करो। ये सुन करके तो नैन्सी हंसने लगती है और कहती कि आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ही पसंद करती हूँ। इतना कह करके वो जिहान को किस कर लेती है। अगले दिन जिहान अपनी कंपनी में जाता है तो असिस्टेंट कहता है कि अब ऐसा भी क्या हो गया जो आप मेरे आने से पहले यहाँ आ गए। जिहान कहता है कि अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या जीसू नाम का कोई लड़का हमारी कंपनी ज्वाइन किया है? तो असिस्टेंट कहता है कि अब उसने क्या कर दिया? तो जिहान कहता है क्योंकि उसे नैन्सी पर क्रश है। असिस्टेंट कहता है कि फिर क्या आप सार्वजनिक रूप से ये बताने के लिए तैयार हैं कि भाभी सिर्फ आपकी हैं? जिहान कहता है कि अपना दिमाग कम चलाओ। इधर जीसू नैन्सी से बात करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर जिहान पहुँच जाता है। यहाँ तो जिहान पूरे बॉस वाले फॉर्म में जीसू से उसका इंट्रोडक्शन मांगता है और उसे बताता है कि वो कौन है। जिहान की आइडेंटिटी जान करके तो जीसू भी शॉक रह जाता है। जिहान उससे कहता है कि आगे से कुछ भी पूछना हो तो मेरी वाइफ को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, और भी लोग यहाँ पर हैं जिनसे तुम उनकी हेल्प ले सकते हो। अगले दिन नैन्सी के फादर उसे कॉल करके कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो अब तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम आकर के मेरी देखभाल करो। नैन्सी कहती है कि किस हक से आप ये सब मुझसे कह रहे हैं, आपने तो अपने फादर कहलाने का हक खो दिया है। उसके फादर कहते हैं कि आखिर तुम अपने फादर से इतनी नफरत क्यों करने लग गई? तो नैन्सी कहती कि ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिसने मेरी माँ को एक मिस्ट्रेस के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया, जिनके इलाज के लिए मैं दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गई। क्या आपकी मिस्ट्रेस और आपकी नाजायज बेटी मर गई जो आप मुझसे अपनी देखभाल की उम्मीद कर रहे हैं? इतना कह करके वो कॉल काट देती है। दूसरी तरफ वैन और उसकी मदर नैन्सी के घर पहुंच जाते हैं, जहां वैन की मदर नैन्सी की मदर को एक थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि आज तुम्हारी बेटी की वजह से वैन की सगाई टूट गई, ऊपर से इसकी नौकरी तक उसने छीन ली। इन्हीं सब बातों को लेकर के वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है और तीनों ही आपस में बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देती हैं। इधर जिहान नैन्सी से कहता है कि मैं 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अगर कोई भी परेशानी होगी तो मुझे तुरंत कॉल करके बताना। तो नैन्सी कहती है कि आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो उसे किस कर दी है। फिर होना क्या था, जिहान भी कहाँ कम था, वो भी उसी रिटर्न में किस करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में नैन्सी के पास में एक कॉल आता है कि उसकी मदर लड़ाई की वजह से घायल हो गई हैं और अब वो हॉस्पिटल में है। ये सुन करके नैन्सी फौरन से हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसकी मदर उससे कहती कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे तो बस छोटी मोटी चोट लगी थी, जिहान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, उसके मान सम्मान पर कितना बुरा असर पड़ेगा।
हालांकि नैन्सी अपनी मदर को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी मदर से झूठ बोलती थी कि जिहान ने उसे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि नैन्सी की फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है और अब नैन्सी को भी उससे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर के तो उसकी माँ शॉक रह जाती हैं और कहती कि ये सब तुम्हारे फादर की वजह से हो रहा है, आज उसकी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। नैन्सी उन्हें समझाती कि आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। थोड़ी देर में वहाँ पर नैन्सी की मासी आती हैं, जो कि नैन्सी से कहती कि आज मैं दोनों माँ बेटी का काम तमाम करके रहूंगी। नैन्सी उन्हें रोकते हुए उनके कान में कुछ कहती है तो उसकी मासी कहती कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल ग्राउंड में वैन और उसकी मदर को देख करके लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नैन्सी और उसकी मासी भी पहुंच जाती हैं, जो कि सबके सामने कहने लगती है कि ये तो वही औरत है जिसने मेरे जीजा जी को फंसा करके मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। इतना कहती कि देरी नहीं था कि वहाँ पर इन सब के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वैन नैन्सी को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से नैन्सी के सर में चोट लग जाती है और वो वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जिहान भी नैन्सी को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाता है। अब तो जिहान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके लिन परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो और जिसने भी ये सब किया है वो मुझे जेल के अंदर चाहिए। तभी वहाँ पर नैन्सी की मदर आती है, जो कि जिहान से पूछती कि क्या सच में आपने नैन्सी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, क्या उसने आपसे झगड़ा किया था। ये सुनकर के तो जिहान समझ ही नहीं पाता है कि आखिर उसने ये सब कब किया। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो नैन्सी की मदर उससे पूछती है कि तुमने जिहान के बारे में झूठ क्यों बोला कि उन्होंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। जिहान उसकी मदर से कहता है कि आप जाकर के रेस्ट करिए, मैं नैन्सी से इस बारे में बात करता हूँ। आंटी के जाने के बाद में जिहान नैन्सी से पूछता है कि आखिर तुमने अपनी मदर से झूठ क्यों बोला। नैन्सी कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली हैं और अभी तक मेरी माँ दुख झेल रही है। अब मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूँ और अपने फादर से सारे रिश्ते तोड़ देना चाहती हूँ। जिहान उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब किसी को भी हक नहीं है तुम्हारे फीलिंग्स के साथ में खेलने का, आखिर तुम इतना कष्ट अकेले क्यों सहना चाहती हो। जिस पर नैन्सी रोते हुए कहने लगती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी किस्मत बहुत खराब है, मुझे डर लगता है कि कहीं आप मुझसे नफरत ना करने लगे और फिर मुझे छोड़ करके ना चले जाएं। जिस पर जिहान उसे हक करते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा करने की मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, प्लीज रोया मत करो, मेरा दिल टूट जाता है। नैन्सी और नैन्सी की मदर और उसका भाई मिलकर के अब ये फैसला करते हैं कि वो उसके फादर से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। कुछ ही देर में वहाँ पर असिस्टेंट आता है, जो कि नैन्सी के फादर की मिस्ट्रेस की अफेयर की फोटोज उसे देता है और कहता है कि जिस औरत के लिए आपके पिता ने आपकी मदर को धोखा दिया था, आज वही औरत उन्हें धोखा दे रही है। वो उससे कहती है कि वैन और उसकी मदर को इतनी आसानी से जेल भिजवा देना सही नहीं है, मैं उन्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ। जिसके बाद जिहान खुद वो फोटोज लेकर के उसके फादर के पास जाता है, जिसे देख करके तो उन्हें और उनकी माँ को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। जिहान अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर वैन और उसकी मदर आती हैं, जिन्हें वो उनकी अफेयर की फोटोज दिखाते हुए उनके ऊपर पूरी तरीके से फायर हो जाते हैं और उन दोनों माँ बेटी को अपनी लाइफ और अपने घर से बेदखल कर देते हैं। इन सब की वजह से उनकी तबीयत भी बहुत बिगड़ जाती है और उनके किए की सजा उन्हें मिल जाती है। तभी वहाँ पर नैन्सी और उसका भाई आते हैं, जिन्हें देख करके उसके फादर को लगता है कि शायद उनके बच्चे उनके साथ में रहने आए हैं। वो नैन्सी से माफी मांगने लगते हैं, पर नैन्सी कहती कि मैं आपके यहाँ पर माफी सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी आंखों से आपको इस हालत में देखना चाहती थी, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो उसकी दादी कहती कि ऐसी बातें अपने पिता से मत करो, आखिर तुम उनकी बेटी हो। तो नैन्सी कहती कि मैं आप दोनों को यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि मैं और मेरा भाई कानूनी तौर पर आपसे सारे संबंध तोड़ रहे हैं। अगर आप इस बात से सहमत ना हो तो हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं। हम आपको मुआवजा भी देने के लिए तैयार हैं, पर इन फ्यूचर हम कभी भी आपको देखना नहीं चाहते हैं। इतना कह करके नैन्सी बाहर आकर के जिहान से कहती कि आज से हम आज़ाद हैं, अब मुझे एक बुरी फैमिली का होने का डर नहीं है, मैं सिर्फ अपनी माँ की बेटी हूँ। यहाँ पर नैन्सी अपना प्यार खुल करके जिहान के सामने कन्फेस करती है, जहाँ जिहान उसे एक प्यारी सी किस करता है और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है।